हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विज़न की 18 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेट्स टारगेट टू रिड्यूस 50% रोड एक्सीडेंट डेथ्स बाय 2024। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या है, आपको वैसे समझ में आई क्या होगा टॉपिक पढ़ के कि क्या है कि जो रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनको हमने 50% डिक्रीज़ करना है 2024 तक। तो जरा हम पढ़ते हैं न्यूज़ में क्या है। अभी क्या है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल जितनी भी डेथ्स होती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, उसमें जो इंडिया है वो 11% कंट्रीब्यूट करता है, जो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। ठीक है, विद ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड व्हीकल। मतलब कि इंडिया में व्हीकल्स अगर देखें तो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन उसका रोड एक्सीडेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन 11% है। मेजर रीजंस क्या है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा डेथ होने की वजह से एक ओवर स्पीड करते हैं लोग। इसके अलावा भाई दारू पी के तो ड्राइव करना लोगों का फेवरेट काम है। इसके अलावा रोड कंडीशंस में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हैं, खड्डे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स नहीं है हमारे व्हीकल्स में। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं उनका एम ये है कि हमें क्या करना है, जो रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनको रिड्यूस करना है। अब वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ऑफकोर्स जो रोड सेफ्टी के जो 4 ईज हैं उसको रिस्ट्रक्चर करने और 4 स्ट्रेंथन करके। अब आपको पता होना चाहिए वो 4 ईज कौन कौन से हैं। एक है इंजीनियरिंग, इकोनॉमी, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन। तो गाइज, अभी आपको 4 ईज पता होना चाहिए कि ये जो 4 ईज हैं वो किससे रिलेटेड है? रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड। तो इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रोड और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की मतलब कि इंक्लूड है। मतलब कि हमने क्या करना है कि हमें एक रिलेशनशिप जाननी है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपना, मतलब कि जो रोड्स बनाने हैं वो अपने व्हीकल के अकॉर्डिंग बनानी है, सो दैट मतलब कि रोड को आपको इस तरह से डिज़ाइन करना है सो दैट जो एक्सीडेंट रिस्क है वो कम हो सके और हमें अपनी बेस्ट प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करनी है। इकोनॉमी, देखो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी 2020 में, उन्होंने बोला था कि इंडिया को एक्स्ट्रा $109 बिलियन इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है रोड सेफ्टी पे, अगर वो चाहती है कि वो अगले डिकेड में अपने जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको रिड्यूस करना है। फाइन। इसके अलावा ऐसी इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है, इकोनॉमी बेनिफिट्स भी आएंगे जो नियर अबाउट हमारी जीडीपी को 3.7% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि अगर आपको पता ही होगा जैसे डेथ्स होती है तो उससे हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमी का भी लॉस होता है। तो अगर आप क्या करोगे, इस इन्वेस्टमेंट से हमारी एक बार आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इससे जो हमारी जीडीपी है वो इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो भी रोड से रिलेटेड रूल्स हैं उनको अच्छे से एनफोर्स करना है। फाइन। एजुकेशन, हमें लोगों का एटीट्यूड बदलना है और बिहेवियर बदलना है। इसके अलावा इससे पहले भी ग्लोबल प्लान फॉर डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से 30 आया था, जिसको अडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा अगस्त 2020 में, जिसमें टारगेट सेट किया था कि हमें क्या करना है, 2030 तक जो भी रोड ट्रैफिक की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ्स होती हैं या फिर जो इंजरीज होती हैं उनको हमने 50% रिड्यूस करना है। अब जब हम देख लेते हैं इंडिया में क्या स्टेटस है रोड सेफ्टी से रिलेटेड। हमने अभी क्या क्या मेजर्स लिए हुए हैं। सबसे पहला है नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी, जिसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ या जो मेजर्स हैं उसको अडॉप्ट किया गया है। जैसे हम अवेयरनेस प्रमोट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रोड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इनक्रेज कर रहे हैं सो दैट हम क्या करें, एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट को अडॉप्ट कर सकें और सेफ्टी लॉस को एनफोर्स कर सकें। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए गुड स्मैरिटन गाइडलाइंस का मतलब क्या है। जो क्या होता है, मतलब कि आपको पता होगा लाइक अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आप कोई मदद करते हो तो कभी कभी इंसान मदद इसलिए नहीं करता, उसे लगता है कि मैं इस केस में ना फंस जाऊँ। तो ये गाइडलाइन इसलिए लेके आए थे ताकि अगर कोई इंसान किसी रोड एक्सीडेंट में बंदे की हेल्प कर रहा है तो हम उसको विक्टिम ना बनाए। ठीक है, टू प्रिवेंट द हरेसमेंट ऑफ गुड समैरिटन्स हु हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम। इसके अलावा जनवरी 2021 में पहली बार नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को भी इनॉग्रेट किया गया सो दैट हम अवेयरनेस को प्रमोट कर सकें। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नोटिफाइड द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगा अंडर जीएसटी। अभी क्या है, सेंटर ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स को अमेंड किया सो दैट हम क्या कर सकें, जो सिटीजन्स, मतलब कि सिंपल बात है, टेलीविज़न चैनल पे जो भी कंटेंट ब्रॉडकास्ट होता है उनसे रिलेटेड अगर किसी सिटीजन को दिक्कत है, जैसे आपने देखा होगा कोई मूवी को लेके या कोई सीरियल को लेके लोगों को क्या दिक्कत रहती है, ठीक है, तो ऐसे जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हम क्या कर सकें, उससे रिलेटेड एक लॉ बना सकें। स्टैच्यूटरी मैकेनिज्म का मतलब क्या है, हम लॉ बना सकें। ठीक है, तो सेंटर ने अभी क्या केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स को अमेंड किया है टू प्रोवाइड स्टैच्यूटरी मैकेनिज्म टू रिड्रेस
एड्रेस सिटीजन्स ग्रीवेंसेज रिलेटेड टू द कंटेंट ब्रॉडकास्ट बाय द टेलीविजन चैनल। अब आपको पता ही होगा कितने ऐसे टेलीविजन के सीरियल्स हैं जो सिटीजन्स की वजह से बैन किए गए हैं। फाइन। इसके अलावा जो टेलीविजन मीडिया हमारी इंडिया में उसको गवर्न किसके अंडर किया जाता है, अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशंस एक्ट 1955। तो गाइस अब ये जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा हमारे इंडिया में इस वक्त एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो इंटर मिनिस्टर कमेटी है वो क्या करती है, सिटीजन्स के जो भी दुख दर्द होते हैं उनको एड्रेस करती है। जो क्या करते हैं, अगर कोई भी प्रोग्राम या फिर जो एडवर्टाइजिंग कोड्स उनको वायलेट करते हैं अंडर द रूल्स, और पर इसके पास कोई स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म नहीं है। मतलब सिंपल बात ये कि हमारे पास एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है लेकिन एक एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो हमें उसको लॉ फुल लेके आना है, तो इसलिए हम लॉ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम जरा पढ़ते हैं जो केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021 है वो क्या करेगा, 3 लेवल में सिटीजन्स को रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा जो एक तरह का कंप्लेंट रिड्रेसल स्ट्रक्चर की तरह ही होगा, जो किसके अंडर आएगा, अंडर द न्यू सोशल मीडिया रूल्स जिसको फ्रेम किया गया अंडर द ITM। अब आप देख सकते हो जो 3 लेवल में होगा, तो लेवल 1 में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो खुद रेगुलेट करेंगे। मतलब कि जैसे आपको पता है डिफरेंट चैनल होता है तो उन जो होके वो खुद रेगुलेट करेंगे अपने कंटेंट को। फाइन। तो इसमें जो ब्रॉडकास्टर होगा उसको अपने पास एक कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना होगा और उसमें वो एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जो इन सब कंप्लेंट का डील करेगा। लेवल 2 पे क्या होएगा, उस ब्रॉडकास्टर की जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो खुद को सेल्फ रेगुलेशन करेंगे। सपोज करो कोई सीरियल है, ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट करे तो वो खुद का सबसे पहले क्या करेगा, सेल्फ रेगुलेट करेगा। अब वो किस चैनल पे चल रहा है तो अब लेवल 2 में वो क्या करेगा, खुद सेल्फ रेगुलेट करेगा। तो इसमें क्या करेगा, रूल्स क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को एस्टैब्लिश करेंगे और वो इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय एटलीस्ट 40 ब्रॉडकास्टर जो एक तरह का अपीलेट बॉडी की तरह एक्ट करेंगे। मतलब कि लेवल 1 में अगर आपका डिस्प्यूट सेटल डाउन हो गया तो ठीक है, और अगर आप उसके जो अवार्ड आया, जो जजमेंट है, अगर आप उससे खुश नहीं हो देन यू कैन गो टू द लेवल 2 एज पर दिस अपीलेट बॉडी, और फिर आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को डील कर सकते हो। लेवल 3 पे आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक मैकेनिज्म रखा जाएगा। इसमें क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कमेटी को एस्टैब्लिश करेगी जिसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है रिकवरी फ्रॉम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड केसेस एट 24% इन फाइनेंशियल ईयर 21 RBI रिपोर्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या है, सेंटर ने 2016 में IBC कोड लेके आया था, दैट इज़ अ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड, सो दैट जो भी इंसॉल्वेंट कंपनीज हैं उनके हम क्लेम्स को रिसोल्व कर पाएँ। फाइन। सिंपल बात ये कि सपोज करो किसी बैंक ने 10 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए किसी कंपनी को दिए हैं और अगर वो कंपनी चुकाने में असमर्थ है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उस पर्टिकुलर कंपनी के क्लेम्स को क्या करेगी, रिसोल्व करेगी। तो इससे क्या होएगा कि हम एक टाइम बाउंड मैनर में क्या कर सकते हैं, उस इंसॉल्वेंट कंपनी को रिजोल्व कर सकते हैं। IBC बैंक का जो IBC कोड था इसका एम यही था कि हम क्या करें, जो ऑफकोर्स अब 10 करोड़ पे वो तो नहीं दे पाएगा, लेकिन वो जो बैंक जिसने दिए उसका जो लोन था वो बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता था। तो IBC इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट हम बैड लोन जैसी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें जो हमारे बैंकिंग सिस्टम को इफेक्ट कर रही थी। अब इश्यूज़ क्या है इस मैकेनिज्म से, जो हमने IBC कोड को क्या किया था, अमेंड किया था। सबसे पहले क्या हो गया, रिकवरी इवन की 363 मेजर रिजोल्यूशंस हुए हैं 2017 से, लेकिन बैंक हैज़ टेकन एज एवरेज हेयर कट ऑफ 80% ओवर द पास्ट 4 ईयर। अब गाइज अब आपको ये कुछ टर्म पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द हेयर कट। हेयर वो कट वो नहीं है जो आप अपने बाल कटवाते हैं, नो। फाइन। तो हेयर कट होता है इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ड्यूज फ्रॉम अ बोरोवर एंड द अमाउंट ऑफ सेटल्स विद द बैंक। सिंपल बात ये है, आपने 10 करोड़ रुपये लिए थे बैंक से, लेकिन आप फाइनली सेटल डाउन अगर आप 8 करोड़ में हो रहे हो तो आप 2 करोड़ रुपये का बैंक को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सिंपल बात ये है, नो डाउट हमने 2017 में 363 बहुत बड़े बड़े लोन को रिकवर किया है, लेकिन फिर भी जो बैंक को जो लॉस हुआ है वो 80% हुआ है पिछले 4 साल में। फाइन। इन कॉन्ट्रास्ट जो अदर मोड्स ऑफ रिकवरी हैं, क्योंकि आपको पता है IBC अकेला कोड नहीं है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पैसा रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स भी हैं, उसमें सिर्फ 4% रिकवरी देखने को मिला है। सारफेसी एक्ट भी है, आपको पता होगा, दैट इज़ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसके थ्रू 20% एसेट हमने रिकवर किया और लोक अदालत के थ्रू 6% रिकवर किया। इसके अलावा लॉन्ग पेंडेंसी 2017 में किया है, नियरली 4300 केसेस हैं जिनको
मतलब कि जो एडमिट हुए, मतलब कि IBC कोड के अंदर इतने जो केसेस हैं जो न्यू आए हैं, और इसमें से सिर्फ 8% ऐसे केस हैं जिनको रिजोल्व कर पाए हैं। 30% में कुछ लिक्विडेशन में गए हैं और 40% अभी तक वेटिंग में है, ठीक है, जिसके अंदर 12% भी अपीलेट में गए हैं, या तो लोग अपने अवार्ड से खुश नहीं, उन्होंने अपील कर दिया, रिव्यू करने की बात कर दिया, और 10% क्लोज कर दिया गया। फाइन, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इश्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़े जा रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजोल्व करने की प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और अभी बहुत ही कम ऐसे केसेस हैं जो रिजोल्व हुए हैं। अब जब हम देखते हैं रिजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा डिले करता है। बैंक्रप्टसी रिजोल्यूशन जिसको इनिशियली प्रिस्क्राइब किया गया था विदिन 180 to 270 डेज, मतलब कि आपको पता ही होगा ये कोर्ट्स क्या करते हैं, एक टाइम लिमिट करते हैं कि टाइम बाउंड मैनर में आपको एक केस रिजोल्व करना है। बोला जाता है 180 से 270 दिन में आपको करना है, लेकिन ये 330 दिन से भी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। फाइन, तो लॉन्ग डिले इन द रिजोल्यूशन। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशंस अप इन 2019। तो आपको पता ही है, क्योंकि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशंस बढ़े हैं 2019 में। फाइन, तो ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। देखो वाइज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो ऑफिस है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। फाइन, तो यू शुड नो दैट दिस ऑफिस, दैट इज द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उन्होंने क्या किया है, एक रिपोर्ट पब्लिश करी, दैट इज द जो एनुअली वो बेस्ड है वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आपको पता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलता है, डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। जो CRS है, दैट इज़ द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये एक यूनिफाइड प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली हम चीज़ों को रजिस्टर करते रहते हैं। परमानेंट है, कंपल्सरी है और यूनिवर्सल रिकॉर्ड है, कि चाहे आपको डेथ हो रही है या फिर डेथ बर्थ हो रहा है, इन सबको आप रिकॉर्ड करते हो। फाइन, तो जो रजिस्ट्रेशन होती है बर्थ एंड डेथ एक्ट, ये आया था जो किसके अंडर होते हैं, अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, जिसके अंडर हमें क्या करना है, कंपल्सरी खुद को रजिस्टर करना होता है अगर आपके घर कोई पैदा हुआ है या फिर अगर आपके घर कोई डेथ हुई है। फाइन, और जो बर्थ और डेथ्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं सिर्फ उन्हीं प्लेसेस में। ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पैदा हुआ है तो उसके विदिन 21 डेज, और इवन कि डेथ के भी विदिन 21 डेज आपको खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। फाइंडिंग्स क्या है, फाइंडिंग्स ये हैं कि जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन है वो इंक्रीज हुई हैं, मतलब कि 2018 में जो बर्थ रजिस्ट्रेशन थी वो 87.8% थी, जो बढ़ के अब कितनी होगी 92.7%। उसी तरह जो डेथ रजिस्ट्रेशन है वो भी बढ़ी हैं, 2018 में 84.6% थी और वो बढ़ के 92% होगी 2019 में। इसके अलावा 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्होंने 100% लेवल ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन अचीव करा, मतलब कि वहाँ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं या जो मर रहे हैं उनको 100% रजिस्टर किया जा रहा है, जबकि 19 स्टेट्स और यूनियन ऐसी हैं उनमें मतलब कि दे हैव अ सेम लेवल, मतलब कि जितने लोग बर्थ कर रहे हैं मतलब कि वहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल है। हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है बर्थ की वो रिपोर्ट की गई है अरुणाचल प्रदेश है 1024, इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम, जबकि लोएस्ट आपको समझ ही सकते हो तो हरियाणा होगा, वैसे हरियाणा नहीं आया है बाई चांस। और जो लोएस्ट जहाँ पे ये रिपोर्ट की गई है वो है गुजरात, फॉलोड बाय असम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो गाइस अब आपको इन स्टेट्स का पता होना चाहिए, एटलीस्ट जो सबसे टॉप 3 हाईएस्ट और टॉप 3 लोएस्ट, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा सेक्स रेशो आपको पता ही है कि 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स बर्थ करती हैं, उसे हम सेक्स रेशो बोलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, क्योंकि सबसे पहले कि जो ये रिकॉर्ड होते हैं वो हमें ये असेस करते हैं कि जो सिटीजन्स हैं उनको अपनी लीगल आइडेंटिटी मिले, उनको आधार कार्ड इशू है, और वो सभी जो भी सोसाइटी आपको बेनिफिट होते हैं उनका असेस ले सके। डाटा इज़ वेरी यूजफुल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड इन द स्टडी ऑफ सेक्स रेशो, मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट्स। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं, और हम किस तरह से सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं उनके इफेक्टिवनेस को भी इवेलुएट कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशंस टू पावर डीकार्बोनाइजेशन ऑब्लिगेशंस। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है अगेन इकोनॉमी में कवर होगी। अब गाइज आपको पता ही होगा रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, नहीं पता तो हम जरा आपको बता देते हैं। देखो हम क्या चाहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ को ज़्यादा ज़्यादा हम क्या करना चाहते हैं, अब रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इस वजह से क्यों करना चाहते हैं, सो दैट जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको कम करना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स टू अचीव द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन स्टार्ट किया गया है, सो दैट हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा इंसेंटिवाइज करें। सिंपल बात है। तो गाइस मैंने आपको बताया था ना
एक होती है कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं और दूसरी होती है डिस्कॉम, दैट इज़ जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो जो कंपनीज होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उनके पास ऑब्लिगेशन होता है कि उनको कुछ जो पावर है वो रिन्यूएबल एनर्जी पावर को भी खरीदना है। फाइन। तो रिन्यूएबल पावर को और ज़्यादा पुशअप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी खरीदो, और अगर वो खरीदेंगे तो लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और जो प्रोड्यूस करेगा हम उनको इनक्रेज कर देंगे कि आप ज़्यादा ज़्यादा अपना पैसा लगाओ। और वो हम कैसे इनक्रेज करेंगे, उनको इंसेंटिवाइज करके। आरपीओ क्या करता है, जब भी जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको ये बोलता है कि आपको कुछ स्पेसिफाइड क्वांटिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की खरीदनी ही पड़ेगी, और ये एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इसके अलावा जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उन्होंने जो मिनिमम रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन है हर एक स्टेट ने अपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखा है। इसके अलावा क्या है, इसका एम यही है, जो हमने रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन का एक टारगेट सेट कर रखा है या फिर जो परचेजिंग का जो मिनिमम टारगेट सेट कर रखा है उसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना सके, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी। हाउएवर जैसे जैसे और रिसर्च हो रही है तो जो रिन्यूएबल पावर की जो कॉस्ट है वो अब थोड़ी कम हो रही है, इवन कि जो कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे भी अब कम हो रही है। मतलब कि जब हमने धीरे धीरे शुरू किया था 21st सेंचुरी 2000 से लेकर 2010 के बीच में, तो रिन्यूएबल पावर की जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी, लेकिन एज विद टाइम क्या हो रही है, इसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है। नंबर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्होंने भी अपना जो शेयर है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का वो बढ़ाया है, और सबसे ज़्यादा क्या है 33% है। और कहीं स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आरपीओ एक्सीड किया, मतलब कि जितना खरीदना था उससे टारगेट से ज़्यादा खरीदा, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात। अगेन यू शुड नो अबाउट दीज 2 स्टेट्स। इसके अलावा आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन क्या है, सॉरी हाँ, इन ऑर्डर टू, हाँ अब क्या है फर्दर, अब हम क्या चाहते हैं, पावर सेक्टर को डीकार्बोनाइज करना, मतलब कि जो कोयल के थ्रू हम एनर्जी करना चाह रहे हैं उनको हम डीकार्बोनाइज, मतलब ज़्यादा ज़्यादा कार्बन एमिशन को हम कम करें। तो इसलिए अब बात हो रही है किसकी, पीडीओ, दैट इज़ अ पावर डीकार्बोनाइजेशन ऑब्लिगेशंस की। अब इससे क्या होएगा, अगेन बात वही है, हम क्या करेंगे, जो भी कंपनीज कोल बेस्ड पावर को मतलब कि क्या करेगी, कम करेगी, तो हम उनको क्या करेंगे, एक इंसेंटिवाइज करेंगे। इट वुड सेट अ प्रोग्रेसिव थ्रेशोल्ड फॉर डिक्रीज इन परचेज ऑफ कोल बेस्ड, मतलब कि कोल के थ्रू जो पावर परचेज होते हैं उसको हम डिक्रीज करना चाहेंगे, और हम चाहते हैं कि हम क्या करें, रिन्यूएबल पावर को हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे थे, सिर्फ प्लस पॉइंट हो रहा था रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन, लेकिन अब दूसरा भी होगा पावर डीकार्बोनाइजेशन ऑब्लिगेशन। फाइन। इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लगाना पड़ेगा, सो दैट हम क्या कर सकें, जो नए नए कोल प्लांट्स हैं उनको कम से कम वो सेटअप हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिन्यूएबल पावर एनर्जी के थ्रू पावर बना रहे हैं वो प्लांट ज़्यादा ज़्यादा सेटअप हो। फाइन। अंडर इट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू बी प्लेस टू लिमिट द सेटिंग अप ऑफ न्यू कोल प्लांट्स एंड शट डाउन ऑफ विंटेज कोल। फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम जरा देखते हैं रिलेटेड न्यूज़ में कुछ है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, वेरी इंपॉर्टेंट, वो 2 मिशंस लेके आए, एक है रोशनी और एक है उन्नति। ये गाइस हमने पहले पढ़ा हुआ है रोशनी और उन्नति के बारे में, सो दैट हम अपनी एनर्जी ट्रांजिशन मतलब हम जल्दी से जल्दी स्विच हो रिन्यूएबल एनर्जी पे और एफिशिएंसी भी बढ़ा सकें। जैसे आप देखते हो स्टार प्रोग्राम, 3 स्टार प्रोग्राम, ये इसलिए आता है ना, सो दैट हम ऐसी स्टार, आप एलईडी यूज़ करो, ट्यूबलाइट पहले चलती थी, बल्ब चलते थे, अब उनको हम डिक्रीज़ कर दी बिकॉज वो इतने एफिशिएंट नहीं होते थे। ठीक है, तो रोशनी का एम ये कि हमें क्या करना है, जो भी एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर में लग रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना बाय मोर देन 550 मिलियन टन्स इन द कंट्री बाय 2030। उन्नति एक वर्किंग डॉक्यूमेंट है जो काम कर रही है कि हम एनर्जी इंटेंसिटी को लोअर कर सके विद द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान। फाइन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज द गवर्नमेंट रिलीजेस द डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। अब गाइस ये जो रिलीज़ की है रिपोर्ट, ये किसके द्वारा रिलीज़ की है, पब्लिश बाय द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद। फाइन, तो ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो का ही एक पार्ट है। एटलस प्रोवाइड करती है कि किस स्टेट में कितना ज़्यादा लैंड डिग्रेड हो रहा है इन बिटवीन 2018 से 19। इसके अलावा वो ये भी बता रही है कि 15 साल में कितना चेंज का है, वो भी एनालिसिस करा है 2003 से लेकर 2018-19 तक। फाइन, सिग्निफिकेंस ये है कि ये बिल्कुल रेडी रेफरेंस डाटा दिया है, इससे हम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि हम
ऐसा प्लान बना सकें फॉर अचीविंग लैंड रिस्टोरेशन टारगेट, हम ऐसे टारगेट सेट कर सकें सो दैट हम लैंड को रिस्टोर कर सकें बाय प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट बेसलाइन एंड टेम्पोरल डाटा एंड टेक्निकल इनपुट्स। फाइन। नेक्स्ट है टारडिग्रेड्स। ये हमने गाइस पहले भी पढ़ा। टारडिग्रेड्स, इसको हम वाटर बियर्स भी बोलते हैं। ये यूजुअली क्या होते हैं, मतलब 0.5 में बहुत छोटे छोटे होते हैं जब ये बोरे पड़ जाते हैं। एक तरह के टफ एनिमल्स होते हैं और ये अर्थ पे आपको कहीं भी मिलेगा, माउंटेन से भी मिलेगा और इवन डीप सीज में भी मिलेगा। और ये मतलब कि दे हैव सर्वाइव 5 मास एक्सटेंशन, मतलब कि आप सोच रहे हो कब से ये जी रहे हैं। और इनकी एबिलिटी यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब कि डीप सी में भी रह सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड में भी रह सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यूज़फुल ऑर्गेनिज्म है फॉर डूइंग रिसर्च। अभी क्या जो जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोलर रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च करी है और बोला है कि एक फ्रोज़न एनिमल मिला जिसका नाम है टार्डिग्रेड, वो अपनी लाइफ वापस आ गया है जो उनको उन्होंने अंटार्कटिका में कलेक्ट किया। टार्डिग्रेड्स ऑलरेडी बता चुके क्या। फाइन। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन ऑफ द ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो गाइस रिसेंटली क्या है, जो कैबिनेट है उन्होंने एक प्लान को अप्रूव किया है जिसमें वो क्या करेंगे, जो ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको कॉर्पोरेटाइज करेंगे टू 7 फुली गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज। फाइन। तो सिंपल बात की कि जो ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड है अभी उसको कॉर्पोरेट का लेवल मिला जाएगा। कॉर्पोरेटाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी को ट्रांसफ़र करते हैं किसी कॉर्पोरेशन में, जिससे उस कंपनी को पावर मिल जाती है, अलाउंस मिल जाता है कि वो एक स्ट्रक्चर मैनर में काम कर सकता है, जबकि जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी ही रखेगी इन दैट कॉर्पोरेशन। फाइन। तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आपको पता होगा ये इंडिया का मेन प्रोड्यूसर है जो डिफरेंट कंट्रीज से मिलिट्री इक्विपमेंट से वेपन्स को खरीदता है। रीस्ट्रक्चरिंग का ये नहीं है कि हमें क्या करना है, अपनी जो ऑर्डेंस फैक्ट्री है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, या फिर जो उसकी प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है उसको ज़्यादा डीपन करना है, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है, अकाउंटेबिलिटी बनाना है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है स्मार्ट एनफोर्समेंट ऐप। अभी क्या ये जो ऐप है लॉन्च की गई किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो कि एक IT बेस्ड सोल्यूशन है जिसमें हम क्या करेंगे, ये करेंगे रूल्स और रेगुलेशन विच इज़ रिलेटेड टू द रोड बेस्ड वायलेशन बाय ड्रग्स, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंपल बात क्या है, देखो आपको पता है ट्रक्स हैं कितना चलते हैं रोड पे, सबसे ज़्यादा वही चलते हैं, तो वो क्या करते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस को क्या करते हैं इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वायलेट करते हैं। तो ये एक IT बेस्ड होगा जिसमें वो क्या करेगी, इन लोगों की कंप्लेंट कर देगी। इसका एम ये कि हमें क्या करना है, अपनी इंडस्ट्री की जो ट्रांसपोर्टेशन और जो रजिस्ट्री कॉस्ट है जो नियर अबाउट 14% ऑफ GDP है उसको रिड्यूस करनी है। इस डाटा को यूज़ करके क्या करेंगे, जो भी ट्रक जो भी गुड कैरी करके जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, फैच करेंगे फ्रॉम एग्जिस्टिंग GST नेटवर्क एंड वाहन डाटाबेस, और वो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर बंदे ने जो वायलेट किया उसको मतलब कि प्रोवाइड करेंगे। रैंडम स्टॉपेज इज़ वन ऑफ द की रीजंस फॉर ट्रक्स इन इंडिया टू कवर लेस डिस्टेंस एज, मतलब कि आपको पता है ना, आपने देखो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रक जाता है तो उसको काफ़ी बार चेकिंग होती है, बीच बीच में रोका जाता है, और जिसकी वजह से क्या है, अगर वो बंदा एक साल में 50,000 से 60,000 किलोमीटर तय कर सकता है, वो सिर्फ 3 लाख किलोमीटर ही तक कवर कर सकता है। फाइन। तो इसका रीज़न यही है, एक सेकेंड सॉरी, पर ईयर में हमारे इंडिया के जो ट्रक्स हैं वो सिर्फ 50,000 से 60,000 किलोमीटर कवर करते हैं, जबकि एवरेज USA में एक ट्रक जो होता है वो 3 लाख किलोमीटर चल लेता है, और इसका रीज़न यही है क्योंकि काफ़ी बार चेकिंग होती है। तो इसीलिए क्या किया है, ये ऐप लेके आ गया जिसमें हम क्या करेंगे, सब IT मैनर में, डिजिटल मैनर में सब कुछ डाटा फैच करेंगे, और वो डाटा कहाँ से आएगा, GST पोर्टल और वाहन डाटा बेस पे। फाइन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। देखो इसका एम यही था कि हमें क्या करना है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा करना है, सो दैट जो कंट्री की जो एबिलिटी थी, जो मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड थी जो एकदम से बढ़ गई थी, उसको पूरा करने। इसके अंदर जो नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, वो नेशनल लेवल पे सप्लाई कर रहा है क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स की, जैसे जियोलाइट्स हो गया, या स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट्स को सेटअप कर रहा है, या कॉम्प्रेसर्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट दैट इज़ अ कंसनट्रेटर एंड वेंटिलेटर। इसको जो प्रोजेक्ट O2 है वो लॉन्च किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, और ये जो ऑफिस है वो सेटअप हुआ था 1999 में, जो हमारे प्रधानमंत्री को एडवाइस देता है और कैबिनेट को भी एडवाइस देता है ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन। फाइन। नेक्स्ट है युवा जनरेशन अनलिमिटेड, इन शॉर्ट हम इसको JNU भी बोलते हैं।
ये मिशन है किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, और किसके साथ पार्टनरशिप में चलाया जा रहा है, बाय विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। फाइन, इसका एम यही है कि 2030 तक हमें क्या कहते हैं को क्या क्या एम है। सबसे पहले 2030 तक हमें क्या करना है, 100 मिलियन यंग पीपल के लिए पाथवे बनाना है टू एस्पायरेशनल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। दूसरा, हमें 200 मिलियन जो यंग पीपल हैं हमें उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करनी है सो दैट वो अपनी लाइफ प्रोडक्टिव वे में जी सकें और अपना फ्यूचर करियर मतलब एस्टेब्लिश कर सकें। इसके अलावा हमें क्या करना है, 300 मिलियन यंग पीपल को चेंज मेकर्स बनाना है सो दैट वो अपने लीडरशिप की क्वालिटी अपने में डेवलप कर सकें। फाइन, तो इसका काम ये है। इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है वो नेसेसरी इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे युवा को, जिसमें हम जॉब सीकर्स को कनेक्ट, मतलब कि ऑफकोर्स आप स्किल्स प्रोवाइड करोगे तो हम क्या करेंगे, जॉब सीकर्स को कनेक्ट करेंगे विद द जॉब गिवर्स। फाइन, लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ अ पर्सनैलिटीज इन न्यूज, ड्यूट चंद। इन्होंने क्या किया, शी साइंड एज एन ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ लीडिंग ज्वेलरी रिटेल चेन। फाइन, दैट हैज़ रोल्ड आउट अ कैंपेन सपोर्टिंग द LGBTQ+ कम्युनिटी। मतलब कि ड्यूटी चंद एक पर्सनैलिटी है जो LGBTQ+ कम्युनिटी को क्या करिए, उनके कैंपेन को सपोर्ट करिए। तो अभी उनको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एक लीडिंग ज्वेलरी कंपनी की। जो ड्यूटी चंद है वो फर्स्ट ओपनली गे एथलीट हैं इंडिया से। इनको 2019 में उन्होंने हिस्ट्री स्क्रिप्ट करी है एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इन नेपल्स, जब वो पहली इंडियन बनी है जिन्होंने गोल्ड जीता है 100 मीटर इवेंट में एट अ ग्लोबल में। इसके अलावा उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया है वुमेंस 100 मीटर में, एंड वो 5th इंडियन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वुमेंस 100 मीटर की ओलंपिक्स में, जब इन्होंने 2016 का रियो गेम्स को क्वालिफाई किया था। तो गाइस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टेट PCS प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।